हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए हिंदी का मॉक टेस्ट, जिसमें हम टोटल 37 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। क्योंकि आपके जो पेपर लगे हैं जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार के, उसमें 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। और इसके तुरंत बाद हम GS का लेके आएंगे, जीके का पोर्शन, जिसमें हम 38 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो दोनों हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो चलिए आज शुरू करते हैं हिंदी का। उससे पहले अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि UPSI, UPP, जेल वार्डन, फायरमैन और UP टेट, C टेट, लेखपाल, SSC GD, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, सूरदास के गुरु कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे। पहला क्वेश्चन आगे दोस्तों, रामानंद, वल्लभाचार्य, रामदास या विठलनाथ। दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। तो कौन थे सूरदास के गुरुजी, तो वल्लभाचार्य जी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। और सूरदास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सूरदास क्या थे, अष्टछाप के कवियों में से प्रमुख थे दोस्तों। जो 8 कवियों का एक समूह था उसके प्रमुख थे। अष्टछाप का जहाज भी इन्हें कहते हैं और इन्हें वात्सल्य रस के सम्राट के नाम से भी जाना जाता। क्वेश्चन आएगा कि वात्सल रस सम्राट कौन है, तो सूरदास जी हैं, क्योंकि इन्होंने ही वात्सल रस का बहुत ही अच्छे से बखूबी वर्णन किया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं दोस्तों। छंद पढ़ते समय जो आने वाला विराम होता दोस्तों, जहां पर सांसें थोड़ी देर रुकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उन्हें हम कहते हैं यति दोस्तों। ठीक है, जो आने वाला विराम होता उन्हें हम क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं दोस्तों। और जो एक आपका लय होता है उसको हम गति बोलते हैं दोस्तों। और लास्ट में जो मिलते हैं सेंटेंस, दोनों लाइनों के लास्ट में जो सेंटेंस मिलते हैं उनको हम तुक कहते हैं दोस्तों। और गढ़ क्या होते हैं, ये आपके वर्णिक छंद से रिलेटेड होते हैं दोस्तों। 3 अक्षरों का गढ़ होता है दोस्तों। चलिए अगला 3 वर्णों से मिलकर के गढ़ बनते हैं दोस्तों। चलिए अगला है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जहां पर हमें एकदम से रुकना हो, ठीक, जहां पर हमें एकदम से रुकना होता है वहां पे हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका, पूर्ण विराम। तो इस तरह इसका चिन्ह होता है दोस्तों। अल्प विराम क्या होता है, इस तरह से होता है दोस्तों। योजक क्या होता है, ये होता है। और उद्धरण क्या होता है दोस्तों, ये होते हैं इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण, जिसको हम कॉमा बोलते हैं, ऊपर की तरफ लगते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अर्ध जो एकदम से कहीं रुकना हो तो हम क्या करते हैं, जैसे राम जाता है या फिर मैं जाता हूं। अब हमें यहीं पर रुक जाना था, हम ऐसे पूर्ण विराम का प्रयोग करते थे दोस्तों। तो उसी के बारे में पूछा गया दोस्तों। चलिए अमरस क्या है दोस्तों, आपको पता होगा अमरस क्या है। एक काव्य दोष, एक काव्य गुण, एक संचारी भाव या एक अलंकार। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर नहीं पता है तो क्या होता है, अमरस एक संचारी भाव होता है। क्या होता है दोस्तों, एक संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि मन में संचरण करने वाले, मतलब जो मन में आते जाते हैं वही क्या होते हैं दोस्तों, संचारी भाव। और अमरस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हम चीज बता दें, अमरस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि अमरस मतलब ये होता है कि जो कि हम अगर किसी विरोधी का अपकार करने में अक्षमता हो जाए, ठीक, हम किसी विरोधी का अपकार ना कर पाए, तो जो हमारे दिल में एक दुख होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमरस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें जो संचारी भाव होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 33 होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका, तो याद रखेंगे संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और स्थायी भावों की 9 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। आपको पता होगा, सिंपल सा है, कबीरदास की कोई भाषा नहीं थी, उनकी क्या थी, सधुक्कड़ी भाषा थी दोस्तों, जिसको हम पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। यानी कबीरदास, और कबीरदास ने बीजक नामक ग्रंथ की संग्रह की थी दोस्तों, साखी शब्द रामायणी दोस्तों। ये याद रखेंगे, क्योंकि देखिए इनको जो कबीरदास की भाषा थी इसमें बहुत सारे शब्द मिल जाते थे। कभी मिल गया अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज भाषा, ठीक, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, इसीलिए इनकी जो भाषा थी इसको श्याम सुंदर दास ने, याद रखेंगे, किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास ने क्या बोला था कि पंचमेल खिचड़ी है। ठीक, कबीरदास की भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी, मतलब बहुत सारी चीजें जैसे खिचड़ी मिलके बनती है उसी तरह से ये भी बन गई। ठीक, और एक चीज और याद रखेंगे, जो आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा, देखिए क्वेश्चन आ सकता है, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास। और कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा, साधुओं वाली भाषा किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अब आ गया मुहावरे। आपके 2 मुहावरे होंगे दोस्तों, बहुत अच्छे मुहावरे। द्रौपदी का चीर होना, इसका मतलब क्या होना, नारी का अपमान होगा।
शर्मनाक कार्य या कभी समाप्त ना होना या सुंदर स्थिति, तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे ये। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, कभी समाप्त ना होना। तो आपने देखा होगा महाभारत की क्या होता, द्रौपदी जो चीर होती है वो कभी समाप्त ही नहीं होती दोस्तों। तो ये आपके वीडियो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे वीडियो क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए, कूप मंडूक होना मतलब कुएं का मेढक होना दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, सीमित ज्ञान। मतलब जैसे कुएं में मेढक पड़ा होगा तो केवल उस कुएं के बारे में जानेगा, उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं कूप मंडूक ना बनो। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहां से हम कई सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे कि पूरब और उत्तर दिशा के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने 4 दिशाएं पढ़ी हैं, ठीक है, पूरब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ दोस्तों। तो इसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक दोस्तों, तो ये होती हैं दिशाएं। मगर इनके बीचों बीच की दिशा अगर हो गई, इन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम रीजनिंग में समझते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वो हम आज देखने वाले दोस्तों। जैसे कि ये पूरब है, दक्षिण, तो इसको दक्षिण पूरब को क्या बोलेंगे दोस्तों, इस तरह से पूछा गया। तो इसी तरह से पूछा गया पूरब और उत्तर, तो देखिए ये हमारा पूरब है, ये उत्तर है, तो इस दिशा को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ये पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो इस दिशा को क्या बोलेंगे, आग्नेय, ठीक, ईशान, वायव्य या फिर नैऋत्य। ठीक, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, हम चलिए दोबारा बना के देखते हैं। देखिए ये हमारे हो गए, तो ये हो गया और ये हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर और ये हो गया हमारा दक्षिण। देखिए इसमें पूछा गया उत्तर और पूरब, ठीक, उत्तर पूरब यानी पूर्वोत्तर दिशा कौन सी होती है, तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईशान। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। मगर कभी मान लिया ये ना पूछ के और भी चीजें पूछ ली गई दोस्तों, तो देखिए उत्तर पूरब को क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं। अब हम देखते हैं उत्तर पश्चिम को ना, पश्चिम और उत्तर की दिशा क्या बोलते हैं, तो इस वाली दिशा को हम क्या बोलेंगे, वायव्य। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन वायव्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वायव्य दोस्तों, याद रखेंगे। वायव्य किसको बोलते हैं, उत्तर और पश्चिम वाली दिशा को। अब देखिए, अब पश्चिम और दक्षिण वाली दिशा को, दक्षिण पश्चिम को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन डी यानी नैऋत्य। ठीक, नैऋत्य। ठीक, तो ये आप लोग याद रख लेंगे दोस्तों, सभी लिख लेंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब बात करते हैं इस वाली दिशा को, तो पूरब और दक्षिण है ना, दक्षिण पूरब को हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोल देते हैं आग्नेय। ठीक, आग्नेय दोस्तों। तो हमने चारों दिशाएं देख ली दोस्तों, तो ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई, देखिए एक बार दोबारा देखते हैं। उत्तर पूरब को हम क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं, और दक्षिण पश्चिम को क्या बोलते हैं दोस्तों, दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य बोलते हैं, और उत्तर पश्चिम को क्या बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं, और दक्षिण पूर्व को क्या बोलते हैं, आग्नेय बोलते हैं दोस्तों। हमने चारों ऑप्शन देख लिए दोस्तों, आई होप आपको समझ भी आया होगा। अगला है वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय मतलब क्या होता है दोस्तों, तो वलय के बारे में बताना है। वलय मतलब क्या होता है, गोलाकार घेरा। वलय मतलब क्या होता है, वलय रिंग आपने सुना होगा, तो वलय क्या होता है, गोलाकार घेरा क्या होता है दोस्तों। इसीलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन करिए। तो अव्ययी भाव समास किसमें होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। पाप पुण्य, ठीक, पहला ऑप्शन क्या है, पाप पुण्य। तो पाप और पुण्य यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास दोस्तों। ठीक, पीतांबर, पीला है अंबर, जिसका अर्थात हो जाएगा श्री कृष्ण जी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुब्री समास हो जाएगा, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा जो दोस्तों, आजीवन। क्या हो जाएगा, आजीवन। ये क्या होगा, हमारा अव्ययी भाव समास होगा दोस्तों, आजीवन। जिसमें प्रत्यय होते, उपसर्ग लगे होते दोस्तों, वो हमारे क्या होते हैं, आपके अव्ययी भाव समास। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, ठीक समय पर आना। ठीक, तो ठीक समय पर आना में कौन सा कारक, देखिए पर आ गया, तो में पर किसमें होता है, अधिकरण में पर। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है मंदिर और मदिरा शब्द का उपयुक्त समानार्थी शब्द, शब्द युग्म वाला शब्द कौन सा का, मंदिर में इसका होता है, मंदिरा में इसका होता है दोस्तों। तो ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक, तो मंदिर का अर्थ क्या होता है, आपको पता होगा, देवालय या पूजा घर, या फिर जहाँ पे ईश्वर की पूजा होती है उसको हम बोलते हैं। और मंदिरा में इसका होता है दोस्तों, अश्वशाला। तो क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। मंदिर में इसका होता है देवालय हो जाएगा दोस्तों, और मंदिरा में इसका होगा अश्वशाला। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। ये भी क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में
से मिश्र वाक्य है। देखिए मिश्र वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य होगा दोस्तों? मेरे आते ही वर्षा होने लगी, या उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह निकला घर से निकला वर्षा होने लगी। दोस्तों तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा आएगा? हमारा डी शब्द हो जाएगा। देखिए मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? जब एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, दोनों को आपस में मिला दिया जाए, जैसे जब तब जहां वहां अगर, तो इस तरह से जोड़े जाएं तो वो क्या होता है? मिश्रित वाक्य श्रेणी में आते हैं। देखिए यहाँ पर ज्यों ही, तो ज्यों लग गया दोस्तों, ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य दोस्तों। तो ये हमारा डी ऑप्शन मिश्रित वाक्य होगा। और देखिए वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, जहां पे और, किंतु, परंतु, इसलिए, अपितु, ऐसे सेंटेंस आएंगे, वो क्या होगा? हमारा संयुक्त वाक्य। तो दूसरा या तीसरा हमारा संयुक्त वाक्य होगा। और जो सिंपल होते हैं, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये आपके सरल वाक्य हो गए दोस्तों। तो 3 होते हैं रचना के आधार पर वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्रित दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न देखना है 14 से 15 तक के काव्यांश को पढ़ करके उसके उत्तर देने। दोस्तों ये काव्य दिया गया है, इसके आपको छांट करके प्रश्न के उत्तर देने होंगे दोस्तों। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए शुरू करते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, तो कौन से प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई दोस्तों? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, या मन में बातें करने की, या खुशियां मनाने की, या अपनी पहचान बनाने की। दोस्तों तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, कुछ महत्वपूर्ण बातें करने की। ये आपको पद्यांश में छांट करके मिल जाएगा दोस्तों। चलिए सूखे पत्ते प्रतीक होते हैं। सूखे पत्ते किसके प्रतीक होते हैं दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि सूखे पत्ते क्या होते हैं, किसके प्रतीक होते हैं दोस्तों? तो मन के सूनेपन के, ठीक, मन के सूनेपन के। ये आपको पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है दोस्तों? तो किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ दोस्तों? तो विचारों की कलियों पर। ये भी आपके पद्यांश क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अब फिर से शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, गहनता की फसल से कवि का क्या तात्पर्य है दोस्तों? गहनता की फसल से कवि का क्या तात्पर्य दोस्तों? तो हमारा ए ही नंबर सही हो जाएगा, विचारों की परिपक्वता का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और उचित विकल्प को चुनना है दोस्तों। देखिए रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव की अधिक बुद्धिमान था, ठीक। तो देखिए अधिक बुद्धिमान था, यहाँ पर अपेक्षा और उपेक्षा में भरना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो हम आपको बता दें, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रामू की उपेक्षा, उपेक्षा मतलब है किसी के ऊपर निर्भर होने की एक तरह देखना, और राजीव की अपेक्षा, अपेक्षा क्या होता है? तुलना करना, ठीक। तो अपेक्षा कहें ना, इनकी अपेक्षा ये ज्यादा बुद्धिमान है। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही अलंकार का चयन कीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पानी बिच मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हांसी। देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? जहां पर कारण होते हुए भी काम ना किया जाए दोस्तों, वो विशेषोक्ति अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर क्या है? पानी बिच मीन, मतलब कि पानी के अंदर मछली है, फिर भी वो प्यासी दोस्तों। तो ऐसा हो सकता है क्या कि पानी भी है और आपकी प्यास न बुझे, तो ये क्या हो जाता है? विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है। इसका उल्टा होता है विभावना अलंकार दोस्तों। यहाँ विभावना में क्या होता है? कारण भी होगा, कारण ना होते हुए भी काम हो जाएगा, कारण ना होते हुए भी काम होगा। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, जैसे कि बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, वो क्या होगा? विभावना अलंकार दोस्तों, ठीक। अर्थसंयोग क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के वर्णन क्या आता है, और उपमा में क्या होता है? सासी से सरी शब्दों से क्या होता है? किसी चीज की तुलना करते दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। देखिए राम, रामचरितमानस और गंगा, ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं दोस्तों? तो हमारा क्या हो जाएगा? कालिंदी। कालिंदी है किसका दोस्तों? ये आपको बता दें, ये यमुना जी का पर्यायवाची है, ठीक है। गंगा का पर्यायवाची क्या होते हैं दोस्तों? तो जान लीजिए, नदीश्वरी, त्रिपदगा, देवपगा, जानवी, ठीक है, जानवी भी होता है, देव नदी होता है, मंदाकिनी, भागीरथी, अमर तरंगिनी, सुरसरी, सुरसरिता और विष्णुपति। दोस्तों ये आप लोग लिख लेना, ठीक है, हम बताते जा रहे हैं आपको, ठीक है। और कालिंदी किसका है? आपका, आपको मैंने बता दिया, क्या? यमुना जी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तो हमारा देखिए सही शब्द कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार। ये श्रृंगार सही लिखा। आप लोग ऐसे मत समझना कि ये गलत लिख दिया हमने, यहाँ पर ये नीचे ये नहीं लगाया, ठीक दोस्तों। तो ये नहीं लगेगा दोस्तों, ये आप लोग याद रखेंगे, हमारा यही सही होगा।
सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मातृभूमि कैसे लिखा था आपको पता होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये लिखा था मातृभूमि इस तरह लिखा है ना, औन्नत नहीं होता औन्नत उन्नत थी, तो ये भी गलत लिखा, मुश्किल तो बिल्कुल गलत लिखा, तो ये चीज आप लोग देख लेना। अगला है समूहार्थक शब्द का चिन्ह कीजिए, जहां पर समूह का बोध हो, तो समूह किसमें हो रहा, भीड़ में, भीड़ में अकेले थोड़ी ना होगी, वहां पर क्या होंगे, पूरा समूह होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, और ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आंशिक शब्द में क्या प्रत्यय होगा दोस्तों, आपको बता दें क्या होगा, इक, अंश प्लस इक, आंशिक दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, नीचे दिए गए वाक्य को त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, इसको सही से लगाना है और उसके बाद बताना है कि ये सही है या नहीं सेंटेंस, तो ये सही सेंटेंस है या नहीं है, ये हमको करना है दोस्तों। तो हमारा देखिए डी ऑप्शन सही होगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, तो ये क्या है, पूरा पूरा क्या है, सही है दोस्तों, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, क्योंकि पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया दोस्तों, हो गया है दोस्तों, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, एकदम सेंटेंस सही है, तो हमारा कोई त्रुटि नहीं, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है वधूर्मी संधि का विच्छेद क्या होगा, वधूर्मी संधि विच्छेद क्या होगा, वधुधर उर्मी, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन, वधुधन उर्मी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, ठीक है, तो वधुधन उर्मी हो जाएगा दोस्तों, तो ये आप रखेंगे तो वधूर्मी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए समान, यहाँ पे अगर संधि की बात करते हैं तो कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ संधि, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भिन्नार्थक शब्द का चयन करें दोस्तों, पावक, अनिल, कृषाणु और अनल। तो देखिए अनिल नहीं होगा, अनिल आग का पर्यायवाची होता दोस्तों, ये आग है, यही क्या है, सॉरी ये हवा है दोस्तों, अनिल क्या है, ये हवा का पर्यायवाची, इसीलिए अलग हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है, तीनों क्या है, आग के पर्यायवाची है दोस्तों। चलिए अगला है हर्ष का विलोम क्या होता है, तो हर्ष का विलोम क्या होता है, विषाद होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, हमारे हर्ष का विलोम क्या होता है दोस्तों, विषाद होता है दोस्तों, इसलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है मैला, गंदला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं दोस्तों, तो गंदगी वाले चीजें हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 29 का सी नंबर। पंकिल को भी क्या बोलते हैं हम, मलिन बोलते हैं। पंक मतलब क्या था, कीचड़, और किल मतलब लिपटा हुआ, तो कीचड़ से लिपटा हुआ वो भी क्या होगा, एक हिसाब से गंदा ही होगा दोस्तों। अगला है शुद्ध शब्द छांटिए, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, 30 नंबर में, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा, सी नंबर। अभ्यस्त इस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों। अगला है उपवाक्य पहचानिए, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, दोस्तों इसमें कौन सा उपवाक्य है दोस्तों, वह आदमी जो कल आया था वो आज भी आया है दोस्तों। तो इसमें देखिए आपका कौन सा उपवाक्य है ये हमको बताना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा उपवाक्य हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, विशेषण उपवाक्य होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, विशेषण उपवाक्य। देखिए तो यहाँ पे जो ये है, जो, जैसा, जितना, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होता है, विशेषण के प्रयोग में आते हैं दोस्तों, विशेषण। ठीक, चलिए अगला है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। देखिए देखो दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण दोस्तों। जिसमें अल्प थोड़ा सा हवा निकलती है मुंह से वो कहते हैं अल्प प्राण, और जिसमें ज्यादा निकलती है वो क्या होते हैं, महाप्राण। तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा, जा हमारा नहीं होगा दोस्तों। ठीक, जा क्या होगा, हमारा अल्प प्राण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद में से कौन सा वैया प्रत्यय लगाने से बना है दोस्तों, तो कौन किसमें वैया प्रत्यय लगाने से बना है दोस्तों, तो आपको बता दें इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर। ठीक, खाना प्लस वैया खवैया दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल ही राइट हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, किंकर। ठीक, कौन सा हो जाएगा, किंकर हमारा क्या होगा दोस्तों, देवता का पर्यायवाची नहीं होता। ये किसका होता है, सेवक का। जी सेवक मतलब क्या, नौकर का, नौकर, दास है ना, चाकर, भृत्य, परिचारक और चेरा, ये सब किसके होते हैं, नौकर के होते हैं। जबकि आपको बता दें कि ये किसके, देवता का कौन से हो जाएंगे, ये तीनों हमारे देवता के पर्यायवाची हो जाएंगे दोस्तों। चलिए और देवता के अन्य क्या होते हैं, अमर, सुर है ना, देव, विबुध और अमृतेश, ये सब क्या होता है, देवता का होता है दोस्तों। मगर ये क्या है, आप ये क्या है आपका किंकर, ये आपके नौकर का है दोस्तों। चलिए अगला है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली द्वारा लिखा गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेंगे। ठेठ हिंदी का ठाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह हरिऔध की दोस्तों, याद रखेंगे। और इन्हीं की जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, ये भी इन्हीं का है दोस्तों, याद रख लेंगे। हम बताते जा रहे हैं, खड़ी बोली का प्रथम उपन महाकाव्य का है प्रिय प्रवास दोस्तों, दोबारा लिख देते हैं, प्रिय प्रवास, ये भी इन्हीं का है, किसका, अयोध्या सिंह हरिऔध का। और वैदेही वनवास,
वैदेही वनवास। दोस्तों ये 3 चीजें आपको जरूर से जरूर याद रखनी है। ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रिय प्रवास जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, और वैदेही वनवास, ये तीनों क्या हैं आपके अयोध्या सिंह हरिऔध के दोस्तों। और चंदा शर्मा गुलेरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, क्या उसने कहा था, क्या उसने कहा था, ये रचना भी याद रख लेंगे, चंदा शर्मा गुलेरी जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल को बंदरगाह था, किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था दोस्तों, ये इसका क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और देखिए 37 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और हम आपको बता दें कि आप लोगों के लिए हमने एक संपूर्ण हिंदी का बैच चलाया है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से आपको मिल जाएगा फोल्डर, न्यू बैच के नाम से, तो वहां पर जाकर के आप संपूर्ण हिंदी देख सकते हैं दोस्तों। और हमने यूपी स्पेशल और संविधान की भी क्लासेस चलाई हैं, आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, वहां से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप प्ले लिस्ट पर जरूर जाइए, देखिए, विजिट करिए दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।